आगे चल के हम एक टर्म पढ़ेंगे इंट्रोन्स एक्सोन्स, ठीक है। ये सब 12th में आएगा हालांकि, बट यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कुछ तो क्या होते हैं। चलो इसको हम फिर 12th में करेंगे, अभी रहने दो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो इतना याद रखना, जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, एक तो न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या चारों तरफ एक सेपरेट लिक्विड है, न्यूक्लियोप्लाज्म है यहाँ पे? नहीं है, कोई न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता। और न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है तो कोई न्यूक्लियोलस नहीं होगा। न्यूक्लियोलस क्या होता है? डेंस न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया होता है, ठीक है। ना तो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा, ना न्यूक्लियोलस मिलेगा, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। और जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होगा, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट एनी हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको? इसके अलावा बेटा आपको क्या मिलेगा? देखो चलो इसको थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, इतने से को। इसके अलावा आपको कुछ जेनेटिक मटेरियल अलग से भी मिलेगा, ऐसे करके, ठीक है। इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मिड। क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मिड। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अच्छे से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी 12th को रिलेट करेगा। ये क्या होता है प्लाज्मिड? देखो प्लाज्मिड क्या है? डीएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल ही है, ठीक है। लेकिन ये इस मेन जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी क्रोमोसोमल से बाहर, अलग से, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। नॉन एसेंशियल, या नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है कि ये अगर बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो भी ठीक है और नहीं प्रेजेंट है तो भी ठीक है, ठीक है। अगर किसी में नहीं है तो ऐसा नहीं है बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, बैक्टीरिया बिना प्लाज्मिड के सर्वाइव कर सकता है। ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर मिल रहा है, सभी बैक्टीरिया में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, नॉन एसेंशियल, इसके अलावा सर्कुलर, सर्कुलर डायग्राम में देख रहे हो ना, गोल है, सर्कुलर रहता है, सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? रेप्लिकेट करना मतलब अपना नंबर इंक्रीज करना। जैसे मान लो मैं अपनी एक कॉपी और बना दूं यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया? रेप्लिकेशन। डीएनए अपनी नई कॉपी बना ले तो डीएनए रेप्लिकेशन। कहने का मतलब ये जो प्लाज्मिड है इसकी एबिलिटी होती है कि इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से ये अपना नंबर इंक्रीज करती रहती है। इस हर सेल का अपना एक पर्टिकुलर कॉपी नंबर होता है, ठीक है। मतलब ये 1 से 2 प्लाज्मिड, 2 से 3 प्लाज्मिड, 3 से 4 प्लाज्मिड, ऐसे करके, ठीक है। तो ये अपना कॉपी नंबर इंक्रीज कर सकता है। कौन? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड अपनी अलग से कॉपियां बना सकता है, ठीक है। जब रिक्वायरमेंट होती है तभी अपनी कॉपियां बनाता है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से प्लाज्मिड क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लाज्मिड कहाँ मिलेगा आपको? बैक्टीरिया के अंदर ही मिलेगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर ही मिलेगा, यूकैरियोट्स में कोई प्लाज्मिड नहीं। अब हमने क्या किया? हम तो है ही महान, ठीक है। भगवान ने इंसान को इतना दिमाग दिया, इंसान ने क्या किया? अभी इसको यूज किया, इस प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज किया। कैसे यूज किया एज ए वेक्टर? देखो हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं जिसका हमें नंबर इंक्रीज करना है। मान लो हमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन बढ़ाना है, उसका नंबर इंक्रीज करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? हम बेटा देखो, अगर मान लो जैसे हमें क्या करना है, हमें अपना कोई पर्टिकुलर, जैसे हम ये बात करें, आपका ब्यूटी कॉटन की बात करें, ठीक है, या कोई और एग्जांपल ले जहां पे हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कोई कैरेक्टर जो आप चाहते हैं उसका जीन, ठीक है, और वो आपको इंक्रीज करना है। मान लो हमें इंसुलिन बनाना है, ठीक है, और इंसुलिन का जो जीन है, ठीक है, वो जीन हमें उसका नंबर इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हम अगर कंपनी में बना रहे हैं तो कंपनी में तो हम देखो बाहर ये काम कर नहीं सकते, हालांकि आज तो पॉसिबल है, पहले ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो हमें एक पर्टिकुलर जीन का नंबर इंक्रीज करना है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो बैक्टीरिया तो वैसे ही बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हैं। हमने क्या किया? ये डीएनए ये प्लाज्मिड निकाला और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट किसके अंदर डाल दिया? इसके अंदर ऐसे इनकॉर्पोरेट कर दिया।
ठीक है, और वापस से इस प्लाज्मिड, अब ये क्या बन गया, ये प्लाज्मिड क्या बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ प्लाज्मिड बन गया। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं, अब ये प्लाज्मिड क्या है कि जब ये अपना नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो जो नए प्लाज्मिड बनेंगे उन सभी में भी क्या मिलेगा, उन सभी में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट होगा, ऐसे करके। तो आपने तो एक ही डाला था और बन गए कितने, 3 और बन गए। इसको फिर एक्सट्रैक्ट, और जैसे जैसे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा वैसे वैसे उसका नंबर भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, इस प्लाज्मिड को हम वेक्टर की फॉर्म में यूज कर रहे हैं टू इंक्रीज दी कॉपी नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर, सॉरी, टू इंक्रीज दी जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब पूछोगे कि मैडम इसमें ही क्यों डाला, इसमें क्यों नहीं डाला। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर हम इसमें डाल देते अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो देखो ये इसका मेन जीनोम है, मेन जीन है, ठीक है, और ये डेफिनेटली एक्सप्रेस करेगा, और जो कैरेक्टर आपने यहाँ डाला है, क्योंकि ये तो जीन है, ये एक्सप्रेस करेगा और ये इस बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेशन शो करेगा। प्लाज्मिड के जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम इसमें नहीं डालेंगे, हम प्लाज्मिड में डालेंगे। फिर यूं कह रहे हो कि प्लाज्मिड में क्यों डाला हमने, ठीक है ना, हम इसको वैसे भी नॉर्मली इस सेल के अंदर डाल देते और फिर ये क्या करता अपने आप, जैसे जैसे जो है रिप्रोडक्शन होती वैसे वैसे क्या होता, वैसे वैसे नंबर इंक्रीज हो जाता। बट ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया का हिस्सा है, प्लाज्मिड में कोई नई चीज जा रही है तो बैक्टीरिया उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, सॉरी, लेकिन डायरेक्ट तुमने इसके साइटोप्लाज्म में ये जीन डाल दिया, ठीक है, तो बैक्टीरिया उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो उसके लिए क्या करेगा, इम्यून रिएक्शन शो करेगा। आगे बात समझ में, और वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो बस इस तरीके का एक एग्जाम्पल है कि मान लो आपके घर पे कोई आता है और मतलब कि आप उसे जानते नहीं हो, ठीक है, तो तुम उसे क्या कर दोगे, उसे भगा दोगे। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन वही इंसान आपके घर के किसी मेंबर के साथ आ रहा है, यानी कि प्लाज्मिड के साथ आ रहा है, तो आप उसकी मेहमान नवाजी करोगे, है कि नहीं। ठीक है, अतिथि सत्कार करोगे। तो इसी तरीके से क्या है कि जब प्लाज्मिड के साथ क्या आ रहा है, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन आ रहा है, तो वो बैक्टीरिया उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। इसको हमने आज की बहुत ही डिमांडिंग स्ट्रीम बायोटेक्नोलॉजी में इसको बहुत जगह यूज किया है, और ये किसका काम कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प कर रहा है हमारी। ठीक है, ऐसे वेक्टर काम कर रहे हैं। इसकी डिटेल हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, आपके पूरी एक यूनिट है बायोटेक, ठीक है ना, वहां पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए बस ये समझ लो कि प्लाज्मिड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर। ठीक है, इसके अलावा बेटा तो देखो हमने जो है जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या पढ़ा, हमने न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम, जीनोफोर, इन सब के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, और देखो ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड का काम क्या होता है, इस प्लाज्मिड का काम क्या होता है, देखो ये प्लाज्मिड कई टाइप के होते हैं। आगे चल के जब आप पढ़ोगे हायर सेक्शन में, प्लाज्मिड जैसे एफ प्लाज्मिड हो गया, ठीक है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए, पॉजिटिव स्ट्रेन, नेगेटिव स्ट्रेन, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके बाद जैसे कई बार इसके अंदर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। ठीक है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है बेटा, देखो एंटीबायोटिक आप सभी को पता है, एंटीबायोटिक्स क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे प्लाज्मिड ऐसा होगा जहां पे कुछ उस टाइप के प्लाज्मिड को हम आर प्लाज्मिड बोलेंगे, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। मतलब ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में कुछ पर्टिकुलर ऐसा पार्ट है डीएनए का जो किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है। तो कुछ बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर प्लाज्मिड। ठीक है, जो है रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। तो इस तरीके से कई बार नहीं भी होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी बैक्टीरिया को किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए या पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए हमें रेजिस्टेंट बनाना है, तो हम उसके अंदर क्या डालते हैं, इस टाइप के जीन हम खुद से भी डालते हैं।
ठीक है, क्यों डालते हैं, किस लिए डालते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए ये मान लो कि एक तो फर्टिलिटी फैक्टर डेवलप करने के लिए हो सकता है प्लाज्मिड, एक जो है आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस डेवलप, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए हो सकता है प्लाज्मिड, और इसके अलावा एक प्लाज्मिड किस लिए हो सकता है, जैसे बात करें एक होता है टाई प्लाज्मिड। ठीक है, टाई प्लाज्मिड में क्या होता है, इस प्लाज्मिड में ये जो जीन है, ठीक है, वो ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए होता है। ट्यूमर यानी नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज करने के लिए होता है, अनरेगुलेटेड डिवीजन, सेल डिवीजन बनाने के लिए होता है। ठीक है, जहां हमें ट्यूमर इंड्यूस करना है वहां पे अगर हम क्या डाल दें, टाई प्लाज्मिड इनकॉर्पोरेट कर दें। इन सभी का यूज हम आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में, अभी नहीं है, ये तो अभी जस्ट आपको प्लाज्मिड बताया है कि प्लाज्मिड होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करता है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन योर 12th क्लास। ठीक है ना, तो टाई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड की कुछ टाइप्स हैं जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया में स्पेसिफिकली होती है। ठीक है, कई बार हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से भी इसको बना सकते हैं। आई बात समझ में, तो प्लाज्मिड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ठीक है, मेन क्रोमोसोम नहीं होता है, नॉन एसेंशियल होता है, जरूरी नहीं है इसकी प्रेजेंस, सर्कुलर होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपना नंबर इंक्रीज कर सकता है अपने आप। ठीक है, अब देखो कई बार टेम्पररली, ठीक है, प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है, तो जब देखो हमेशा नहीं होगा, कभी कभी की बात कर रहे हैं हम, अगर प्लाज्मिड टेम्पररली बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या हो जाए, अटैच हो जाए टेम्पररली, तो उस पर्टिकुलर अब जो बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, एपिजोम। समझ में आ गई बात, उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, एपिजोम। ठीक है, तो बेटा एपिजोम क्या होते हैं, एपिजोम्स इफ प्लाज्मिड टेम्परली इंटीग्रेट विद इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है, देन सच एसोसिएटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिजोम। आ गया समझ में, उसको क्या बोलोगे, एपिजोम बोला जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, नोट्स मैंने बना दिया है, नाउ इट्स योर होमवर्क। ठीक है, आपका काम है कि आप जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है ना, देखो मैं यूकैरियोटिक सेल आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊंगी, बट एक बार पढ़ के जरूर देखना, हम शुरुआत करेंगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस से ही स्टार्ट करेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है ना, तो हम वहां पे वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वहीं से उसको कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, बट एक बार पढ़ के देखना, मैं आपको डिफरेंसेस सेंड कर दूंगी, और उसमें कोई पॉइंट नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि मैं एक एक पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, बट आज काफी लेंथी हो गया लेक्चर, तो उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है ना, बार बार कह रही हूँ, रिवीजन करिए प्लस डेली का काम डेली करिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आगे बात समझ में, देख रहे हो दिन का कितना काम आपको दिया जा रहा है। ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तीनों ही सब्जेक्ट्स में। तो देखो आप अगर थोड़ा सिंसियर होके पढ़ लोगे तो आपका जो है फर्स्ट टाइम में कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकल जाएगा और आप आसानी से जो है जॉब लग सकते हो। अदरवाइज बार बार लटके रहोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू से मेहनत करो, अच्छे से करो, रेगुलर करो, ज्यादा नहीं, कम से कम 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे एक एक सब्जेक्ट को दो। ठीक है, प्रिपरेशन के तौर पे एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है ना, कुछ नहीं आता है तो पूछो अपने टीचर से। ठीक है, नो डाउट ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है, और ऑब्वियसली वी आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है ना, हम सभी आप लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो यू मस्ट ऑल्सो गिव अस फ्रूटफुल रिजल्ट्स। ठीक है ना, आगे बात समझ में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।